वेलकम टू बीपीएस मेकर। दोस्तों आज है 27 मार्च 2022 और 27 मार्च 2022 से संबंधित बिहार करंट अफेयर्स और साथ ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से करंट अफेयर्स के जितने भी प्रश्न बनेंगे उन सभी प्रश्नों को विश्लेषण सहित मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। ध्यान दीजिएगा, ये इस श्रृंखला के सारे वीडियो आपके बिहार में आयोजित होने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। तो डेली बेसिस पर यहाँ पर आप करंट अफेयर्स की तैयारी बेहतर तरीके से कर सकते हैं। हम यहाँ पर चलेंगे पिछले वीडियो के प्रश्न पे, जो प्रश्न हमने आपको पिछले वीडियो में पूछा था। तो पिछले वीडियो का हमारा प्रश्न है कि हाल ही में जारी की गई भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार वन विस्तारित क्षेत्र में बिहार का कौन सा जिला शीर्ष स्थान पर रहा है। डिटेल जानकारी हमने यहां से आपको दिया था और आपको बताया था इस मामले में बिहार का बांका जिला प्रथम स्थान पर रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी यहां पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। पूरे भारत की अगर हम बात करें तो बांका पूरे भारत में प्रथम स्थान पर आया है वन विस्तारित क्षेत्र के मामले में 2021 के रिपोर्ट के आधार पर। एक चीज ध्यान रखें, बिहार के प्रतियोगी परीक्षा के लिए जो हमारा बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स का एक पीडीएफ है, हालांकि इसका बुक भी मार्केट में उपलब्ध है, तो दोनों आप अपनी सहूलियत के अनुसार प्राप्त कर सकते हैं। पीडीएफ की बात करें तो पीडीएफ का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप वहां पर जाकर के पीडीएफ फाइल को प्राप्त कर सकते हैं। इसमें जनवरी 2021 से 31 दिसंबर 2021 तक के प्रश्नों का संग्रह है। तकरीबन 1000 से अधिक प्रश्न है और सभी प्रश्नों का समग्र विश्लेषण किया गया है। अगर आप इसे पढ़ लेते हैं दोबारा आपको कहीं से भी कोई भी बिहार करंट अफेयर्स की मैगजीन पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो हमने चीजें आपको प्रोवाइड किया है वो आपको बहुत ज्यादा मतलब कह सकते हैं एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत हेल्प करेगा। हम यहाँ पर चलेंगे आज के इस वीडियो के पहले प्रश्न पे। तो आज के इस वीडियो का हमारा पहला प्रश्न है कि हाल ही में प्रस्तावित वाराणसी हावड़ा हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बिहार के कितने जिलों से होकर गुजरेगी। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 5 जिलों से होकर यह गुजरेगी। आपको विस्तार से इस बारे में बता दूं कि वाराणसी हावड़ा के लिए कॉरिडोर बिहार के 5 जिलों से होकर गुजरेगी, जिनमें कि निम्न शहर शामिल हैं। बिहार के बक्सर, भोजपुर, पटना, नालंदा और नवादा, इन जिलों के रास्ते हाई स्पीड रेलवे ट्रैक बिछाई जाएगी, जिस पर सिर्फ बुलेट ट्रेन चलाई जाएगी। आपको ध्यान रखना, बिहार के 5 जिलों से ये कर सकते हैं वाराणसी हावड़ा हाई स्पीड ट्रेन रेल कॉरिडोर जो है वो मतलब इससे गुजरेगी। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इसका सही उत्तर होगा। हमारा अगला होगा दूसरा प्रश्न। ये दूसरा प्रश्न है कि हाल ही में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन व राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के तहत बिहार के कौन से जिले को बेस्ट परफॉर्मेंस अवार्ड दिया गया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गोपालगंज को बेस्ट परफॉर्मेंस का अवार्ड दिया गया। आपको इस प्रश्न में बता दूं कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन व राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के तहत बिहार के गोपालगंज जिले को बेस्ट परफॉर्मेंस अवार्ड दिया गया है। गोपालगंज की बात है तो गोपालगंज से रिलेटेड हमने एक प्रश्न यहाँ पर ऐड किया है कि हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार गोपालगंज को कालाजार मुक्त घोषित किया गया था। तो ये भी यहाँ से आप ध्यान रखेंगे, गोपालगंज को भी हाल ही में कालाजार मुक्त घोषित किया गया है। क्योंकि यहाँ पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं बिहार के गोपालगंज जिले की, तो गोपालगंज से संबंधित एक प्रश्न ये भी ध्यान रखें, वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर बिहार का सर्वाधिक या फिर कह सकते हैं उच्चतम लिंगानुपात वाला जो जिला था ये था गोपालगंज। प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की जो संख्या थी 2011 की जनगणना के अनुसार ये 1015 थी। ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है। और एक पॉइंट यहाँ पर यह भी ध्यान रखिए जो कि काफी ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है कि 2021 में जो जनगणना होना था ये किसी कारण वजह से कह सकते हैं कोरोना संक्रमण की वजह से इसमें देरी हुई है। तो ऐसे में 2021 वाला जनगणना जब तक नहीं हो जाता तब तक आप 2011 की जनगणना को पढ़ेंगे, क्योंकि 2011 की जनगणना से कई सारे प्रश्न विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में खास करके बिहार से संबंधित जो परीक्षाएं होती है ऐसे परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो इस पर आपकी पैनी नजर होना चाहिए, यहाँ से एक प्रश्न आपके जरूर बनते हैं हर वर्ष तकरीबन, मान के चलिए। हम यहाँ पर अब चलेंगे अगले तीसरे प्रश्न पे। ये तीसरा प्रश्न है कि हाल ही में बिहार सरकार भवन निर्माण मंत्री ने विधानसभा में कितने करोड़ रुपए का बजट पेश किया है। ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 4961 करोड़ रुपए का बजट अभी हाल ही में विधानसभा में पेश किया गया भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इसका सही उत्तर है। आपको बता दूं कि हाल ही में बिहार सरकार भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी ने विधानसभा में 4961 अर्थात 4961 करोड़ रुपए का बजट पेश किया है। आप यहां पर इस तरह से भी याद रख सकते हैं, लगभग 5000 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया है। आपके एग्जाम में ऑप्शन में आपको कंफ्यूज किया जा सकता है, लगभग 5000 करोड़ भी आप यहां पर ध्यान रखेंगे। हालांकि ये एग्जैक्ट डाटा अगर आप याद रखेंगे तो ये आपके लिए काफी ज्यादा बढ़िया होगा। अब यहाँ पर हम बात करेंगे अगले पॉइंट में कि इसके तहत 31 जिलों में इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना की योजना है तथा दिसंबर 2022 तक 8 जिलों में कॉलेजों का निर्माण कार्य पूरा किया जाएगा। इसी को लेकर अभी हाल ही में बिहार सरकार भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी ने 4961 करोड़ रुपए का बजट पेश किया है। अब यहाँ पे हमारा अगला है चौथा प्रश्न। यह प्रश्न है कि हाल ही में वर्ष 2022 के लिए एबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि डेनिस पर्नेल सुलिवन। आपको इस प्रश्न के बारे में बता दूं कि हाल ही में अमेरिकी गणितज्ञ डेनियल पर्नेल सुलिवन ने एबेल पुरस्कार 2022 जीत लिया है।
इस पुरस्कार की बात करें तो उन्हें यह पुरस्कार टोपोलॉजी या फिर कह सकते हैं विशेष रूप से इसके ज्यामितीय, बीजीय और गतिशील पहलुओं में उनके योगदान के लिए दिया गया है। और इसके अलावा उन्होंने 2010 में गणित का वुल्फ पुरस्कार और 2014 में गणित के लिए बलजान पुरस्कार भी जीता था। तो दोनों को आप यहाँ से ध्यान रखें। हालांकि गणित के क्षेत्र में ये इनका तीसरा पुरस्कार है। 2010 में इन्हें मिला था वुल्फ पुरस्कार और गणित के लिए बलजान पुरस्कार 2014 में मिला था, लेकिन 2022 में भी एबेल पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया है। अब यहाँ पे हमने इस अगले पॉइंट में इस पुरस्कार की थोड़ी सी चर्चा की है कि नॉर्वे के राजा एबेल पुरस्कार प्रदान करते हैं और यह प्रतिवर्ष उस व्यक्ति को दिया जाता है जिसने गणित के क्षेत्र में उल्लेखनीय काम किया है। आई होप कि आप ये भी याद रखेंगे कि एबेल पुरस्कार जो संबंधित है ये कह सकते हैं गणित या फिर कह सकते हैं मैथमेटिक्स से संबंधित है। नेक्स्ट होगा हमारा 5वां प्रश्न। यह प्रश्न है कि आईपीएल 2022 में चेन्नई सुपर किंग्स का कप्तान किसे चुना गया है। नया कप्तान अभी हाल ही में रविंद्र जडेजा को चुना गया। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। आपको बता दूं कि हाल ही में एमएस धोनी ने आईपीएल 2022 सीजन से पहले कप्तान के रूप में पद छोड़ दिया है। रविंद्र जडेजा इस भूमिका में उनकी जगह लेंगे और इस प्रकार वे चेन्नई सुपर किंग का नेतृत्व करने वाले तीसरे खिलाड़ी होंगे। ये आपको ध्यान रखना है। हमने यहाँ पे आगे लिखा कि महेंद्र सिंह धोनी आईपीएल इतिहास में दूसरे सफल कप्तान हैं। इस पॉइंट को हमने इसलिए लिखा है, आप यहाँ पे अगले पॉइंट को देख के समझ पाएंगे। उन्होंने क्रमशः 2010, 2011, 2018 और 2021 में अर्थात 4 आईपीएल खिताब जीते हैं। तो इसलिए यहाँ पर लिखा गया है इस वाले पॉइंट में कि महेंद्र सिंह धोनी आईपीएल इतिहास में दूसरे सफल कप्तान है। जबकि आईपीएल की सबसे सफल टीम है मुंबई इंडियंस, जिसने कि 5 आईपीएल ट्रॉफी अपने नाम किया है और मुंबई इंडियंस के कप्तान है रोहित शर्मा। आईपीएल के बारे में जुड़ी हुई डिटेल जानकारी हमने यहाँ पर ऐड किया है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। कुछ चीज़ें आपके एग्जाम में जो पूछे जाएंगे वो हमने यहाँ पर लिखा है। आपको बता दूं कि आईपीएल का अर्थ होता है इंडियन प्रीमियर लीग और ये भारत में एक T20 क्रिकेट लीग है। इसकी स्थापना वर्ष 2007 में की गई थी तथा इसका पहला टूर्नामेंट वर्ष 2008 में खेला गया था। स्थापना 2007 में भी थी, लेकिन पहला जो मतलब कह सकते हैं संस्करण आयोजित हुआ था ये 2008 में आयोजित हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट हमने यहाँ पे 2021 के आईपीएल से लिखा है कि वर्ष 2021 का आईपीएल का 14वां संस्करण था और इस वर्ष जो 2022 में जो आईपीएल हो रहा है टाटा आईपीएल, जो कि टाटा के द्वारा स्पॉन्सर किया जा रहा है और आपको ये ध्यान रखना ये 15वां संस्करण है आईपीएल का। यहाँ पे आगे लिखा गया कि वर्ष 2021 का प्रीमियर चेन्नई सुपर किंग्स ने जीता था और चेन्नई सुपर किंग के कप्तान है महेंद्र सिंह धोनी। अब यहाँ पे है शब्द का प्रयोग नहीं होगा क्योंकि अब ये कह सकते हैं रविंद्र जडेजा अब टीम के कप्तान है, तो यहाँ पे थे शब्द का प्रयोग होगा। यहाँ पर हमने आगे लिखा कि वर्ष 2021 के आईपीएल संस्करण के सबसे महंगे खिलाड़ी क्रिस मॉरिस थे, जो कि राजस्थान रॉयल्स टीम से थे। वर्तमान चैंपियन जो अब तक के चैंपियन है, वर्तमान चैंपियन कह सकते हैं चेन्नई सुपर किंग है, जो कि 4 बार इस खिताब को अपने नाम किया है। जबकि एमआई की अगर बात करें तो ये 5 बार इस खिताब को अपने नाम कर चुकी है। नेक्स्ट होगा यहाँ पर हमारा 6ठा प्रश्न। यह प्रश्न के हाल ही में किसे रक्षा मंत्रालय में सलाहकार नियुक्त किया गया है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लेफ्टिनेंट जनरल विनोद जी खंडारे। आपको बता दूं कि हाल ही में लेफ्टिनेंट जनरल विनोद जी खंडारे को रक्षा मंत्रालय में सलाहकार नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला है 7वां प्रश्न। ये 7वां प्रश्न है कि हाल ही में किस बैंक द्वारा हरित जमा कार्यक्रम शुरू किया गया है। राइट आंसर होगा डीबीएस बैंक इंडिया, अर्थात ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आपको बता दूं कि हाल ही में डीबीएस बैंक इंडिया ने कॉर्पोरेट ग्राहकों के लिए अपनी ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम अर्थात हरित जमा कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा की है। क्योंकि यहाँ पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं बैंक की, तो एक पॉइंट आपको बता दूं कि हाल ही में आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक को शेड्यूल बैंक का दर्जा दिया है। ये जानकारी हमने आपको डिटेल में प्रोवाइड किया था। अब यहाँ पर देखिए हम लोग बात कर रहे हैं बैंक की, तो बैंकों की जो सर्वोच्च संस्था है ये है आरबीआई, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से रिलेटेड हमने डिटेल जानकारी यहाँ पर लिखा है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आपको बता दूं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो स्थापना हुई थी ये भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के प्रावधानों के अनुसार 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। सबसे पहला पॉइंट तो आपको यही ध्यान रखना कि 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई थी। और रिजर्व बैंक की बात की जाए तो ये भारत का एक केंद्रीय बैंक है और ये भारत के सभी बैंकों का संचालक है। रिजर्व बैंक भारत की अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करता है और साथ साथ यहाँ पे एक पॉइंट ये भी है कि रिजर्व बैंक का केंद्रीय कार्यालय प्रारंभ में कोलकाता में स्थापित किया गया था, जिसे कि 1937 में अस्थायी रूप से मुंबई में स्थानांतरित किया गया। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस टॉपिक से ये वाला है कि आरबीआई गवर्नर की नियुक्ति वित्त मंत्री की सलाह पर प्रधानमंत्री द्वारा किया जाता है। और आरबीआई के अगर प्रतीक चिन्ह की बात किया जाए तो ताड़ का पेड़ और बाघ, यहाँ पर आप देख पाएंगे इस लोगो में ये आरबीआई का प्रतीक चिन्ह या फिर आरबीआई का लोगो है, ताड़ का पेड़ और बाघ। आरबीआई का मुख्यालय मुंबई और आरबीआई का वर्तमान गवर्नर है शक्तिकांत दास, जो कि 25वें गवर्नर है और ये उर्जित पटेल की जगह पे है। ये तमाम जानकारी को आपको ध्यान रखना है। ध्यान दीजिएगा बीपीएससी में अगर ऐप पर ये तमाम नोट्स आपको डेली बेसिस पे प्रोवाइड किया जाता है, आप वहां पर जाकर के इससे मतलब कर सकते हैं सारे नोट्स को प्राप्त कर सकते हैं। और बीपीएससी और सीडीपीओ एग्जाम के लिए जो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज चल रहा है इसमें भी पार्टिसिपेट करके आप अपनी तैयारी का सही तरीके से आकलन कर सकते हैं। इसे कैसे ज्वाइन करना इसकी डिटेल जानकारी आपको इस वीडियो के अंत में दिया जाएगा। अभी एक ऑफर भी चल रहा है तो आप लोग ऑफर का भी भरपूर लाभ उठा सकते हैं। चलेंगे अगले प्रश्न पे। हमारा अगला है 8वां प्रश्न। तो यह प्रश्न है कि हाल ही में कार्बन तटस्थ कृषि विधियों को शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है।
इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि केरल इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आपको बता दूं कि हाल ही में केरल देश का पहला राज्य बना गया है जिसने चयनित स्थानों में कार्बन तटस्थ कृषि पद्धतियां शुरू की है। और केरल की यहाँ पर बात यह तो केरल से रिलेटेड हमने कुछ पॉइंट को ऐड किया है कि केरल में एशिया का पहला पक्षी एटलस स्थापित किया गया। साथ ही केरल के कुंभलंगी गांव को भारत का पहला नेपकिन मुक्त गांव घोषित किया गया। अब यहाँ पर एक पॉइंट हमने तमिलनाडु के बारे में लिख दिया क्योंकि ऑप्शन नंबर ए में हमने यहाँ पे तमिलनाडु लिखा था। तो तमिलनाडु के बारे में हमने कल वाले वीडियो में एक पॉइंट आपको बताया था कि हाल ही में तमिलनाडु के वाद्य यंत्र नरसिंहपेटाई नागस्वरम को जीआई टैग प्रदान किया गया है। ये आप जाने कि नरसिंहपेटाई नागस्वरम एक कह सकते हैं वाद्य यंत्र है जो कि तमिलनाडु से संबंधित है, जिसे अभी हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। अगला है 9वां प्रश्न। ये 9वां प्रश्न है कि विश्व क्षय रोग अर्थात टीबी दिवस कब मनाया जाता है। इसका राइट आंसर है प्रत्येक वर्ष ये 24 मार्च को मनाया जाता है। आपको बता दूं कि विश्व क्षय रोग दिवस 24 मार्च को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है और यह दिवस लोगों को टीबी दुनिया भर में इसके प्रभाव के बारे में शिक्षित करने के लिए मनाया जाता है। विश्व टीबी दिवस 2022 की थीम आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, ये ध्यान रखेंगे। टीबी को समाप्त करने के लिए निवेश करें, जीवन बचाएं, ये 2022 का थीम है। इसके अतिरिक्त 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया गया जो कि 110वां बिहार दिवस इस वर्ष मनाया गया है, ये आप ध्यान रखेंगे। और साथ साथ 22 मार्च को ही विश्व जल दिवस या फिर वर्ल्ड वाटर डे मनाया जाता है। और इसके अतिरिक्त 23 मार्च को शहीद दिवस और विश्व गणित दिवस मनाया गया। नेक्स्ट होगा हमारा 10वां प्रश्न। तो यह प्रश्न है कि हाल ही में भारत के किस नेशनल पार्क में अफ्रीका की बोमा तकनीक का प्रयोग हुआ है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा केवलादेव नेशनल पार्क, जो कि कह सकते हैं राजस्थान का नेशनल पार्क है। और यहाँ पर कह सकते हैं अफ्रीका की जो बोमा तकनीक है इसका प्रयोग अभी हाल ही में हुआ है। यहाँ पर इस प्रश्न को कई तरह से आपके एग्जाम में घुमा फिरा के पूछा जा सकता है, तमाम चीज़ों को यहाँ पर आप लोग ध्यान रखेंगे। डिटेल जानकारी आपको दे दूं कि हाल ही में राजस्थान के भरतपुर जिले के केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में अफ्रीका की बोमा तकनीक का प्रयोग हुआ है। ध्यान रखिएगा ये अफ्रीका की तकनीक है बोमा तकनीक। इसका प्रयोग चीतल या चित्तीदार हिरणों को पकड़ने के लिए किया गया है। और यहाँ पर अगर बात करें बोमा तकनीक की तो बोमा कैप्चरिंग तकनीक अफ्रीका में काफी लोकप्रिय है। तो इस तकनीक की अगर बात करें तो इसमें फनल जैसी बाड़ के माध्यम से जानवरों का पीछा करके उन्हें एक बाड़े में पहुंचाया जाता है, जिसके बाद इन्हें मतलब कह सकते हैं पकड़कर दूसरे स्थान पर पहुंचाया जाता है। तो ये मतलब कह सकते हैं ये तकनीक है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें इस नेशनल पार्क की यानी केवलादेव नेशनल पार्क की, तो इस वाले पॉइंट को आप देखेंगे ये यूनेस्को की विश्व धरोहर और रामसर साइट में भी शामिल है। तो ये भी आप यहाँ से ध्यान रखिए। अगला होगा 11वां प्रश्न। ये प्रश्न कि हाल ही में असम राइफल्स का 127वां स्थापना दिवस कब मनाया गया। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि 24 मार्च 2022 को। आपको बता दूं कि हाल ही में 24 मार्च 2022 को असम राइफल के 127वें स्थापना दिवस का आयोजन किया गया। ये आप यहां से ध्यान रखेंगे। असम राइफल्स की बात करें तो असम राइफल्स भारत के सबसे पुराने अर्धसैनिक बलों में से एक है, जिसे वर्ष 1835 में ब्रिटिश भारत में सिर्फ 750 सैनिकों के साथ कछार लेवी के रूप में स्थापित किया गया था। लेकिन प्रथम विश्व युद्ध के बाद इन बटालियनों का नाम बदलकर असम राइफल्स कर दिया गया। तो ये भी जाने कि 1835 में कह सकते हैं इसको स्थापित किया गया था और अभी हाल ही में 187वां स्थापना दिवस असम राइफल्स का मनाया गया। राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी 24 मार्च 2022। अब यहाँ पे अगला है हमारा 12वां प्रश्न। ये प्रश्न है कि हाल ही में वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड के किस संस्करण का आयोजन किया गया है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर है 5वें संस्करण का आयोजन अभी हाल ही में किया गया। आपको बता दूं कि हाल ही में नीति आयोग के महिला उद्यमिता मंच द्वारा वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अर्थात WTI के 5वें संस्करण का आयोजन किया गया है। और साथ साथ WTI अर्थात वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड्स की अगर हम बात करें तो 2021 द्वारा मतलब इसके 2021 संस्करण द्वारा सशक्त और समर्थ भारत में महिलाओं के योगदान का जश्न मनाने हेतु 75 महिलाओं को सम्मानित किया गया। ये यहाँ से ध्यान रखिए। चूंकि यहाँ पे बात आई है नीति आयोग की, तो नीति आयोग से कई बार आपके एग्जाम में प्रश्न बने हैं। नीति आयोग में नीति का जो फुल फॉर्म होता है ये होता है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुआ था और इसकी जो स्थापना किया गया था नरेंद्र मोदी के द्वारा कह सकते हैं योजना आयोग के स्थान पर किया गया था। और भी कई सारे फैक्ट है जो कि यहाँ से आपके एग्जाम में बनेंगे। डिटेल जानकारी हमने कई बार आपको प्रोवाइड किया है। अब यहाँ पर हम चलेंगे आज के इस वीडियो के प्रश्न पे, लेकिन उससे पहले बता दूं कि जनवरी और फरवरी 2022 से संबंधित बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स का जो कर सकते हैं मास्टर वीडियो है चैनल पर अपलोड है। वन लाइनर फॉर्मेट में हमने चीज़ों को बताया है, आप चाहें तो इस वीडियो को देख सकते हैं। यहाँ पर आपके पूरे मंथ के करंट अफेयर्स कवर हो जाएंगे। अब यहाँ पर हम चलेंगे आज के इस वीडियो के प्रश्न पे। तो आज के इस वीडियो का हमारा प्रश्न है हाल ही में बिहार दिवस के मौके पर किस देश में भारतीय राजदूत अभय कुमार ने अपनी नई पुस्तक द बुक ऑफ बिहारी लिटरेचर की घोषणा की है। इसकी डिटेल जानकारी हमने आपको दिया है। बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। एक चीज ध्यान रखिए, बिहार की प्रतियोगी परीक्षा खास करके बीपीएससी और सीडीपीओ एग्जाम के लिए जो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज चल रहा है, ये 50 टेस्ट सीरीज का एक श्रृंखला है। आप यहाँ पर ध्यान रखिए और यहाँ पर 50 टेस्ट सीरीज को आप अटेंड करके अपनी तैयारी का सही तरीके से आंकलन कर पाएंगे। आप ये जान पाएंगे आगामी एग्जाम को देखते हुए आपकी तैयारी किस स्तर की है। तकरीबन 2 महीने का आपके पास समय है और ऐसे में आपके पास ये पर्याप्त समय है। यहाँ पर आप डेली बेसिस पर एक प्रैक्टिस सेट को ज्वाइन कर सकते हैं और यहाँ पर
पर अपनी तैयारी का सही तरीके से आकलन कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज के अलावा जो कोर्स में आपको चीज़ें मिलेंगी वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये 67वीं और 68वीं दोनों एग्जाम के लिए है। अगर आप यहाँ पर ज्वाइन करते हैं, जो लोग 68वीं के बारे में भी से सोच रहे हैं, तो आपको डबल फायदा हो जाएगा। तो ये ऑफर जो ये एग्जाम तक है, 67वीं एग्जाम जब तक रहेगा ये तब तक ऑफर है। और यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना, अगर आपसे ज्वाइन करेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें मिलने वाली है और भी इसे अपग्रेड किया जाएगा और यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों को ऐड किया जाएगा। तो डिटेल जानकारी के लिए आप हमें बीपीएससी मेकर के इंस्टाग्राम अकाउंट पे हमें फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर हमें डायरेक्ट कुछ भी सवाल पूछ सकते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।